हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क की के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आराध्या प्रशांत की फाइल लेकर टाइम से नहीं आ पाती, जिस वजह से प्रशांत की बहुत इंसल्ट होती है और उसका बढ़ जाता है आराध्या के लिए। वो मन में, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मुझे लगा था कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया है, पर नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम निहायत ही बदतमीज और घटिया लड़की हो। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। गुस्से से भरा वो मन ही मन ये सब सोच रहा था। मीटिंग रूम पूरा खाली हो चुका था। अब वहां पर बस प्रशांत था और मनोज था, जो समझ रहा था कि अब आराध्या की खैर नहीं। वो एकदम से उठता है और मीटिंग रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो मीटिंग रूम से बाहर निकलता है, ठीक उसी वक्त आराध्या हाफते हुए वहां पर आती है। उसे देखकर प्रशांत का गर्म दिमाग और भी गर्म हो जाता है। उसे तो यही लगता है ना कि ये सब आराध्या ने जानबूझकर किया, और अब वो सही साबित होने के लिए टाइम निकलने के बाद आ गई। आराध्या की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। वो प्रशांत की तरफ देखती है और फिर जल्दी से उसके पास जाते हुए, सॉरी, सॉरी, मुझे देर हो गई। वो क्या है ना, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही प्रशांत बहुत ज्यादा गुस्से से उस पर गरजते हुए, बकवास बंद करो अपनी, और मेरे सामने ये नाटक तो बिल्कुल मत करो। वैसे भी तुमने जो करना था वो तुम कर चुकी हो मिस आराध्या। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी घटिया और गिरी हुई लड़की निकलोगी। आराध्या उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो समझ सकती थी कि प्रशांत इस वक्त गुस्से में है, लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुने, उससे पूछे तो सही कि वो क्यों नहीं आई टाइम पर। वो फिर से बोलने की कोशिश करते हुए, मेरी बात तो सुनो। लेकिन प्रशांत पर तो इस वक्त गुस्सा सवार था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बीच में ही उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए, बस, और कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। सब समझ में आ चुका है मिस आराध्या। उस दिन मैंने तुम्हें फाइल खराब होने के ऊपर डांट दिया, गुस्सा कर दिया, तो तुम उसका बदला इस तरीके से लोगी, मेरा नुकसान करके, सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा कर। शेम ऑन यू आराध्या, शेम ऑन यू। यू नो व्हाट, मुझे लगने लगा था कि मैं ही गलत था, जो तुम्हें गलत समझ रहा था। तुम्हें डांटने के बाद अंदर ही अंदर कितना परेशान हो गया था। तड़प रहा था तुमसे माफी मांगने के लिए, और भरोसा करने लगा था तुम पर। सोच रहा था कि तुम सही हो और सबसे अलग हो। पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम निहायत ही बदतमीज और घटिया लड़की हो, जिसे सिर्फ अपनी परवाह है, अपनी ईगो की परवाह है, जो सिर्फ अपना बदला लेना जानती है। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम पर भरोसा करके। लड़कियों पर तो यकीन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरोसा लायक होती ही नहीं है, जैसे कि तुम भी नहीं हो। बहुत गुस्से से बोलता है प्रशांत। वो ये भी भूल जाता है कि वो पूरे स्टाफ के सामने आराध्या को सुना रहा है, सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रहा है। आराध्या कुछ नहीं बोलती। और नहीं झेल सकता मैं तुम्हें यहाँ पर। तुम जैसे मतलबी लड़की के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ मेरे सामने से, दफा हो जाओ मेरे घर से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। अपने गुस्से में वो ये भी नहीं देख पाता कि आराध्या के हाथ में चोट लगी है। उसके हाथ से टप टप खून बह रहा है। आराध्या अपने साथ लाई फाइल और बाकी का सारा सामान वहां एक टेबल पर रख देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। ये दूसरी बार था जब प्रशांत ने बिना गलती के उसको डांटा हो। अब तो वैसे भी उसका वहां रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था। सारा सामान टेबल पर रख वहीं से वापस चली जाती है। पूरे स्टाफ की नजरें उस पर थी, और उसे देखकर सब आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। प्रशांत अपने कैबिन में जाता है और अपना सर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। किसी की हिम्मत नहीं थी इस वक्त उसके सामने जाने की। सब जानते थे कि इस वक्त प्रशांत के पास जाना मतलब शेर की गुफा में जाना। खैर, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। देर रात प्रशांत घर जाने के लिए निकलता है। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। अपने ही ख्यालों में घर पहुंचता है। अपनी गाड़ी पार्क कर वो घर के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, तो सामने ही उसे उसके फैमिली डॉक्टर मिल जाते हैं, जो शकुंतला के कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्हें वहां पर देखकर प्रशांत हैरान रह जाता है। ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एकदम से उसे अपनी दादी का ख्याल आता है कि वो ठीक तो है ना। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। अंकल, वो दादी, अभी इतना ही बोलता है वो, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। देखो प्रशांत बेटा, फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन तुम्हें उनका बहुत ध्यान रखना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि समय पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, वरना तो आज तुमने अपनी दादी को खो ही दिया था। ये सुन प्रशांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी तक तो उसे यही नहीं पता था कि उसकी दादी को हुआ क्या है। क्या मतलब?
वो हैरानी से पूछता है, डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। ये दूसरी बार था जब उनको मेजर अटैक आया है। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि उनके साथ वक्त बिताओ, उनको खुश रखो, वरना नेक्स्ट टाइम तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसको सचेत करते हुए बोलता है। फिर वो प्रशांत को समझाते हुए, फिलहाल वो ठीक हैं। देखो बेटा, वैसे तो उनकी हालत ऐसी थी कि उनको अस्पताल में रहना चाहिए था, लेकिन तुम तो जानते ही हो वो अस्पताल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसलिए मैंने उनके लिए सारा इंतजाम घर पर ही कर दिया है। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जाओ, उनसे मिल लो, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं फिर आऊँगा चेकअप करने के लिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। प्रशांत का ऑफिस बैग उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर जाता है और वो जल्दी से शकुंतला के पास जाता है। दादी दादी करता हुआ वो उसके कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि शकुंतला बेजान सी बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन वो होश में थी। 2 नर्स उसकी सेवा में लगी हुई थी। पूरा कमरा किसी अस्पताल का कमरा लग रहा था। एक तरफ उसका ग्लूकोज भी चढ़ा हुआ था और दूसरी तरफ ऑक्सीजन मास्क भी उसके चेहरे पर लगा हुआ था। ये सब देखकर प्रशांत की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। दादी, बस इतना ही निकलता है उसके मुंह से। वो झट से शकुंतला के पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने माथे से लगाते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी माँ, मैं अपने काम में इतना उलझ गया कि आपको समय ही नहीं दे पाया, आपका ख्याल ही नहीं रख पाया। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आपको खुश नहीं रख पाया। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ मैं। ये कहते हुए उसका गला रूंझ जाता है और उसके 2 आंसू बहकर उसके गालों पर गिरते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं। इतना कहकर वो खामोश हो जाता है, पर उसकी आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। शकुंतला धीरे से अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाती है और अपना दूसरा हाथ प्रशांत के बालों में फेरते हुए बड़े प्यार से, प्रशांत, वो उसका नाम पुकारती है, जैसे उसे हौसला दे रही हो। प्रशांत फिर भी कुछ नहीं बोलता, बस अपनी आंखें बंद किए शकुंतला का हाथ अपने माथे से लगाकर बैठा रहता है। शकुंतला नर्स को इशारा करती है कि उसे बैठना है। नर्स उसको आराम से बिठा देती है। शकुंतला प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए, बेटा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे और इतनी जल्दी कुछ होगा भी नहीं, वो उसको समझाते हुए बोलती है। प्रशांत एकदम से उसकी तरफ देखकर, आप इतनी परेशान थी, इतनी तकलीफ में थी और मुझे किसी ने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? क्यों नहीं बताया मुझे किसी ने? वो घर के नौकरों की तरफ देखते हुए बोलता है। शकुंतला उसको समझाते हुए, बेटा बहुत फ़ोन किए थे तुझे, पर तूने फ़ोन उठाया ही नहीं। प्रशांत को याद आता है कि सुबह वो जल्दी निकल गया था और अग्रवाल से मीटिंग के दौरान उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था। उसके बाद वो इतना उलझ गया हर चीज़ में कि उसको अपना फ़ोन देखने का ध्यान ही नहीं रहा। शकुंतला आगे बोलते हुए, वो तो अच्छा हुआ कि राध्या घर पर थी, उस बच्ची ने सब कुछ संभाल लिया। वो बस ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि मैं बस चक्कर खाकर गिर पड़ी और फिर जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर थी और डॉक्टर मेरे सामने खड़े थे। वो नहीं होती तो समझ ले, अगर आज मेरी जान बची है तो सिर्फ आराध्या की वजह से ही बची है। जब तक मुझे होश नहीं आ गया, जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कह दिया कि मैं ठीक हूँ, तब तक वो बच्ची मेरे पास से हिली भी नहीं। यहाँ तक कि उसके हाथ में भी कुछ लग गया था, पूरी तरह चोट लग गई थी, लेकिन परवाह नहीं की उसने अपनी। ऊपर से उसे ये टेंशन थी कि तेरी मीटिंग है और उसका पहुंचना भी ज़रूरी है। कितने फ़ोन किए उस बच्ची ने भी तुझे। फिर वो अपना हाथ की, अपनी चोट की परवाह किए बिना ही ऑफिस भाग गई। लेकिन अब कहाँ है वो? तेरे साथ नहीं आई क्या? कहीं नज़र नहीं आ रही? शकुंतला इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए बोलती है। अब पूरा किस्सा प्रशांत के सामने था, पूरा सच उसके सामने था। वो अपना माथा पकड़ते हुए, शिट, धीरे से बोलता है। एकदम से उसे आराध्या के साथ किया अपना व्यवहार याद आ जाता है। मतलब इसलिए वो देर से आई थी। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो मन ही मन बोलता है। उसे अपने कई शब्द याद आ जाते हैं। दफ़ा हो जाओ मेरे ऑफिस से, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। ये याद आते ही वो एकदम से उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, ये सोचकर कि वो सच में तो नहीं चली गई। वो जल्दी से उसके कमरे में जाता है। कमरे में जाकर वो देखता है कि उसका सामान तो वहीं पर है। ये देख वो राहत की सांस लेता है, पर फिर एकदम से उसका ध्यान घड़ी पर जाता है, जो कि रात के 11 बजने का इशारा कर रही थी। वो जल्दी से दीनू के पास जाता है और उससे पूछता है कि आराध्या घर आई थी। नहीं सर, आराध्या मैम तो जब से गई हैं तब से एक बार भी वापस नहीं आई। ये सुन प्रशांत को एक झटका लगता है।
रात के 11 बज रहे हैं, वो घर नहीं आई तो गई कहाँ? फटाफट से उसको फ़ोन करता है, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। आखिर कहाँ चली गई आराध्या? कहीं वो ये शहर छोड़कर तो नहीं चली गई, या कहीं और, या कहीं गुस्से में उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? खैर, ये सब तो आपको आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। क्या प्रशांत उसको ढूंढ पाएगा? क्या वापस आएगी आराध्या उसके साथ? कुछ भी हो सकता है। कहानी किस तरफ बैठती है ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो आप अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए, और मैं इंतज़ार करूँगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, आपके लाइक का, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे लिखने का हौसला मिलता है। जल्दी जल्दी लिखूँगी फिर। तब तक के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।